start a new series, NEET Essentials. NEET Essentials यानी कि वो एसेंशियल टॉपिक्स जिनके बिना नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक, आप पुराने सालों के पेपर एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारे आसान टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे वो रिफ्लेक्स में नहीं होते, क्योंकि मुश्किल टॉपिक्स पर तो हम खूब टाइम बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, है ना, लेकिन इन आसान टॉपिक्स को हम लाइटली ले लेते हैं, उतना एम्फेसाइज नहीं करते इन पर। तो क्यों ना ऐसे टॉपिक्स को इकट्ठा किया जाए। तो मैं इन सारे इस सीरीज़ में यही करने वाला हूँ कि ये आसान टॉपिक्स और जो आते भी हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि ये एक जगह रहें और हमें मालूम हो और ये हमारे रिफ्लेक्स में हो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में हमें देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े, बस देखते ही हम रिफ्लेक्स आंसर को खुद सेलेक्ट करें, ना कि ऑप्शन देके वो हमें कंफ्यूज कर पाए। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इसमें एक चैप्टर है 12th NCERT में, माइक्रोब्स ऑन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, या माइक्रोब्स का क्या रोल है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में। बायोगैस एक तरीके का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से बनने वाला एक फ्यूल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से बनने वाला फ्यूल बायोगैस, जो लेस पॉल्यूटेड होता है ना। हम गांव में कंडे वगैरह जलते हैं, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, तो एक अल्टरनेटिव है वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है बायोगैस पर, वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर दूसरे साल रिपीट होता रहता है। जैसे बायोगैस का कंपोजिशन सबसे पहले वो पूछते हैं। कंपोजिशन में प्रीडोमिनेंटली तो मीथेन होती है ना, लगभग 50 to 70% मीथेन गैस होती है बायोगैस में। बायोगैस में प्रीडोमिनेंटली कौन सी गैस है? मीथेन गैस। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लगभग 30% के आसपास ये भी रहती है। ठीक, मीथेन 50 to 70% और CO2 लगभग 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी हाँ, यहाँ ध्यान रखना H2 और H2 गैसेस भी होती हैं, H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस भी होती हैं, लगभग 10% के आसपास। ठीक है, 10% के आसपास ये गैसेस भी होती हैं। तो सबसे पहले हमें बायोगैस के बारे में पढ़ने से पहले अपना क्वेश्चन तैयार हो जाए हमारा, कि हमारा एग्जाम में ये गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर कोई रात में भी आपको उठाकर पूछ ले कि बताओ भाई बायोगैस में मेन कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो आप बिना कोई सोचे समझे रिफ्लेक्स में होना चाहिए आपके। मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ना भी याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और H2S ये ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं बायोगैस बताने में। बायोगैस के बनाने में कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं, वो इसमें आता है पहला मीथेनोजेंस, यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मीथेनोजेंस यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, ये नाम याद रखना है। मिथेनोबैक्टीरियम एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट एनारोबिक है, ऑब्लिगेट एनारोब है, मतलब इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए अपनी मेटाबॉलिज्म ग्रोथ करने के लिए, मिथेनोबैक्टीरियम को। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और होते हैं तो ये जो मिथेनोजेंस हैं वो तो मीथेन बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो और गैसेस हैं उनके लिए कुछ और बैक्टीरिया हैं, जैसे सम फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये तो ऑब्लिगेट एनारोब थे, लेकिन ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं जो बाकी की गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एस्टोबैक्टर एस्टाई है। ठीक है, याद ना भी रहे कोई बात नहीं, हमारा काम तो यहां से चलेगा, मिथेनोबैक्टीरियम से चलेगा और ऑब्लिगेट एनारोबिक यहां से चल जाएगा। ठीक है,
तो कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं, मतलब मजबूरी में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मजबूरी में एनारोबिक होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब मजबूरी में एनारोब्स, ठीक है। वैसे तो एरोबिक होते हैं लेकिन मजबूरी में एनारोबिक भी बन जाते हैं, इसका मतलब ये है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, मिथेनोजेंस याद रखने हैं, ये कंपोजिशन याद रखना है, कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं प्रोडक्शन में। एक तो ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। और ऑब्लिगेट एनारोब्स में आएगा मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं बायोगैस के लिए, ठीक है। इसके बाद इनका कैसे बनता है बायोगैस प्लांट, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो देखो जो माइक्रोब्स जो होते हैं ना, वो ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, माइक्रोब्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म दे प्रोड्यूस सम गैसियस एंड प्रोडक्ट्स, गैसियस एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन? माइक्रोब्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म दे प्रोड्यूस सम गैसियस एंड प्रोडक्ट्स। वो गैसियस एंड प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं कौन सा गैस प्रोड्यूस होगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि माइक्रोब कौन सा है, पहली बात तो विच माइक्रोब है ना, कौन सा माइक्रोब है। दूसरी बात कि वो किस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है उस माइक्रोब ने। एक तो कौन सा माइक्रोब है, दूसरी चीज वो माइक्रोब कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैसियस एंड प्रोडक्ट्स कौन सा प्रोड्यूस होगा। जैसे आपने सुना होगा कुछ बेवरेजेस होती हैं, बेवरेजेस प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, बेवरेजेस में। और चीज मेकिंग है ना, चीज मेकिंग में CO2 गैस रिलीज होती है ना, चीज मेकिंग में CO2 गैस है। बेवरेजेस में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऐसे ही जो फर्मेंटेशन करते हैं डो का, DOUGH, डो फर्मेंटेशन, जो डो हम बनाते हैं डोसा और इडली के लिए है ना, उसमें डो फर्मेंटेशन करते हैं तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया जा रहा है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि गैसियस एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेगा ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब। ऐसे ही अगर जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट अगर होता है सेल्यूलोज, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि सेल्यूलोज पर ग्रो करते हैं, वो उनका गैसियस एंड प्रोडक्ट्स होता है मीथेन। समझ रहे हो बात को? तो देखो ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब है, पहली बात तो। दूसरी बात डिपेंड करती है वो कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रहा है। वो डिफरेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज करेगा तो डिफरेंट गैसियस एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, ठीक है। डो फर्मेंटेशन, चीज मेकिंग, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि सेल्यूलोज पर फीड करने वाले मिथेनोजेंस है ना, सेल्यूलोज पर फीड करने वाले मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस जो सेल्यूलोज पर फीड करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं, एनएरोबिकली, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम जब करते हैं और सेल्यूलोज पर काम करते हैं तो उनका जो गैसियस एंड प्रोडक्ट है वो है मीथेन, ठीक है। तो माइक्रोब्स हम बात करने वाले हैं अब मीथेनोजेंस की, हम इन्हीं मीथेनोजेंस की बात करेंगे क्योंकि हम बायोगैस की बात कर रहे हैं। ये वाली बात हम चैप्टर में इससे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली बात करनी है मीथेनोजेंस की। मीथेनोजेंस एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में, जैसे कैटल्स होती है ना, कैटल के र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। र्यूमन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक है ना, कैटल्स में र्यूमन एक स्टमक का पार्ट होता है, उसमें ये कैटल्स के र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं कौन? मीथेनोजेंस। फिर से मीथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग कैटल के र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। वहां बैठे बैठे ये सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन करते हैं और काउ के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, है ना, काउ के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। सेल्यूलोज का डाइजेशन जरा मुश्किल होता है, तो ये इनकी कैटल्स में मीथेनोजेंस की हेल्प से सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, तो उनकी न्यूट्रिशन में भी मदद हो गई। साथ ही जब ये कैटल्स जो होती हैं,
काव या बफेलो वगैरह, जब वो डंग गोबर करती हैं, है ना, जब वो गोबर करती हैं तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया उस गोबर में भी प्रेजेंट होते हैं, डंग में भी होते हैं। कौन? मीथेनोजेंस। डंग में प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के मीथेनोजेंस। तो इस डंग का जो यूज होता है गांव में, रूरल एरियाज में डंग का क्या यूज होता है? या तो वो एक गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं, है ना, एक जगह ढेर बना दिया गोबर का, वहां इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद वो खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाती है और उसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर, ठीक, डंग का। और या फिर एक तो बायो फर्टिलाइजर का, और दूसरा यूज क्या है? कंडे बना लेते हैं, कंडे, कंडे यानी कि डंग केक, ठीक है, वो वाला केक नहीं, डंग केक, डंग केक बना लेते हैं और इनको बना के सुखाने के बाद एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, करते हैं फ्यूल। कंडे आग में खाना वाना बनाने के लिए चूल्हे में यूज होते हैं फ्यूल, तो कंडे यूज कर लेते हैं। दो तरीके का यूज हो गया, या एज अ बायो फर्टिलाइजर या फिर एज अ फ्यूल। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि या तो वो एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज हो सकता है वो गोबर, या फिर एज अ फ्यूल यूज कर लो। दोनों में से एक ही काम कर सकते हो आप, दोनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। दो ऑर्गेनाइजेशन है, IARI और KVIC, नाम याद रखने हैं, है ना, IARI और KVIC, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एज इट इज, आपको इधर उधर नहीं करना है कुछ भी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, कई बार तो ऑप्शन में ही कभी खादी एंड विलेज है ना, वो करेगा खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, एक ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है आपको। तो आपको बड़े ध्यान से खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में दोनों की फुल फॉर्म भी दे रखी है, अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो IARI और KVIC ने क्या किया, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की बायोगैस प्रोडक्शन की, गोबर गैस, जिसे कॉमनली कहा जाता है बायोगैस को गोबर गैस भी। इसमें वही मीथेनोजेंस का यूज हुआ था, गोबर गैस भी कहते हैं क्योंकि गोबर से ही बनती है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि एक मेन जो प्लांट होता है, इसका प्लांट का जो मेन आइडिया था वो KVIC और IARI ने थे। इन्होंने बताया, उन्होंने इस प्लांट का ऐसा डिजाइन किया कि एक 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा किया, ठीक है। इस गड्ढे में, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर, इस गड्ढे को बोलते हैं डाइजेस्टर। इसके ऊपर से एक फ्लोटिंग मेटेलिक टैंक बनाया, फ्लोटिंग, जो उठ सकता था, है ना। अगर यहां पे कोई गैस का प्रेशर आए तो ये ऊपर नीचे मूवेबल था, ये उठ सकता था, ठीक है। एक तो ये गड्ढा किया, इसके साइड में इन्होंने दो और गड्ढे किए, ठीक है। मैं वीडियो भी दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उसमें आपको एक ही गड्ढा दिखेगा यहां पर, वो एक पीछे है, वो दिखाई नहीं देगा। इसमें दो पिट्स तैयार किए, एक तो था चार्ज पिट, एक पिट का नाम दिया उन्होंने चार्ज पिट, एक का नाम दिया रिकवर पिट, रिकवरी पिट। दो तरीके के गड्ढे बनाए, एक ये मेन डाइजेस्टर था, एक चार्ज पिट था, एक रिकवरी पिट था। इन दोनों गड्ढों को इससे जोड़ दिया गया, मेन टैंक से जोड़ दिया गया, ठीक, इसको भी जोड़ दिया गया। अब सवाल आता है कि ये पूछ लेते हैं कभी कभी, चार्ज पिट था, चार्ज पिट में क्या मिलता है, रिकवरी पिट में क्या मिलता है। तो चार्ज पिट में जो था वो स्लरी, इस चार्ज पिट में स्लरी डालते हैं। स्लरी क्या होता है? स्लरी मेनली कंपोज होता है दो चीजों से, स्लरी मेनली कंपोज होता है दो चीजों से, एक तो होता है वेस्ट, दूसरा होता है वाटर। पानी बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम तो पानी होता है, लगभग 90% तक तो अच्छा खासा डाइल्यूशन रहता है इसमें स्लरी में। जो गांव में गोबर होता है मेनली तो वेस्ट में यही रहता है, बाकी कुछ एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, वो भी डाल देते हैं, और कुछ मैक्रोफाइट्स भी डाल देते हैं। मैक्रोफाइट्स कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे गांव के तालाबों में ना
जलकुंभी उगाती है बहुत ज़्यादा तादाद में। जलकुंभी नाम सुना होगा, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ स्पेलिंग देखना, कई बार आपकी एनसीईआरटी 12th में दे रखा है ये नाम, वाटर हायासिंथ या फिर आइकॉर्निया, इसका दूसरा नाम आइकॉर्निया भी है। ठीक है, अब इन सब को मिलाकर, है ना, वेस्ट और वाटर, वाटर जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इन सब को मिलाकर स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं, स्लरी को। अब स्लरी को इस चार्ज पिट के थ्रू, स्लरी को इस चार्ज पिट के थ्रू इस डाइजेस्टर में बहा दिया जाता है ना, बहा दिया जाता है। और फिर डाइजेस्टर में क्या होता है, डाइजेस्टर में होता है स्लरी का क्या होता है डाइजेस्टर में, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है स्लरी का। कौन करता है, वही ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट एनारोब्स जैसे कौन, मीथेनोजेंस, है ना, और दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब्स। यानी कि डाइजेस्टर में स्लरी का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये कहाँ से आए, ये गोबर में पहले से प्रेजेंट थे, बताया था अभी, गोबर में पहले से इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कि बाहर से हमें कुछ नहीं करना, है ना, अपने ये इस गोबर में है, प्रेजेंट है। तो इनका ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है, और जिससे माइक्रोब्स जब माइक्रोब्स की हेल्प से जब इनका डिकम्पोजिशन हुआ तो गैस प्रोड्यूस होती है। गैस इस मेटेलिक डोम, है ना, इसमें इकट्ठा होती है, और जैसे जैसे गैस इकट्ठा होती जाती है ये ऊपर उठने लगता है। ठीक है, मूवेबल था ना ये ऊपर उठने लगता है, और बाकी यहाँ जो सॉलिड रह जाता है, यहाँ जो भी सॉलिड रह जाता है वो इसको रिकवरी पिट में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बाद में स्लज। ठीक है, तो चार्ज पिट में क्या था, स्लरी थी, रिकवरी पिट में क्या था, स्लज था। स्लज को बाद में एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर लिया जाता है, बायो फर्टिलाइजर यूज कर लिया जाता है खेतों में, ठीक, खाद बन जाती है। जबकि ये जो गैस इकट्ठा हुई थी इसको एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट करके हम इसको गैस में, रसोई गैस में काम में ले सकते हैं, कुकिंग में, लाइटनिंग में, है ना, लैंप वगैरह जला लेते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, एक तो बायो फर्टिलाइजर भी मिल रहा है, साथ के साथ हमें एक गैसियस फ्यूल भी मिल रहा है, गैसियस फ्यूल भी मिल रहा है। और जो कैसा है, बिल्कुल भी इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, है ना, कंडे में तो इतना धुआं धक्कड़ होता है, जबकि ये बिल्कुल पॉल्यूटिंग फ्यूल नहीं है। ठीक है, और बायो फर्टिलाइजर भी मिल गया। पहले क्या होता था, या तो ये मिलता था बायो फर्टिलाइजर, या फिर आप कंडे बना के गैसियस फ्यूल यूज कर सकते थे। ठीक है, तो रूरल एरियाज में ये एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हमें IARI और इनकी KVIC की हेल्प से ये मिला। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फंडिंग देती है आजकल इन्हें बनाने के लिए, लगभग 70%, जो आप वीडियो में ये देख रहे हैं तो उसने हमें बताया था कि 70% तक गवर्नमेंट फंडिंग करती है ना, और 30% ही उसका खर्चा आया है, बाकी 70% गवर्नमेंट दे दिए। तो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, बहुत आसान होते हैं, और सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से मेन क्वेश्चंस आपको समरी के रूप में मिल जाएंगे लास्ट में, मैं इसमें समरी आप देख लीजिएगा इसमें, और मेन क्वेश्चन वही है, कंपोजिशन वगैरह से रिलेटेड आपको याद रखने। और स्लरी कहाँ होती है, स्लज कहाँ होता है, स्लज से क्या क्या काम में लेते हैं स्लज को, तो ये सब मेन है। ठीक है, तो ये रहा पहला टॉपिक नीट एसेंशियल्स का, इसके आगे भी हम बात करते रहेंगे।